एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो आज हम लोग को पढ़ना है वो है सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे सामूहिक सुरक्षा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। सामूहिक सुरक्षा है क्या चीज? चलिए, अर्थ एवं अवधारणा पहले आप देख सकते हैं। कोई भी राष्ट्र चाहे सबल हो चाहे निर्बल हो, सभी अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं। अर्थात चाहे कमजोर राष्ट्र हो चाहे ताकतवर हो, दुश्मन का भय सबको रहता है, क्योंकि दुश्मन उनसे बलवान भी हो सकता है। और अपनी सुरक्षा के लिए जब भयभीत रहते हैं तो अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा के लिए प्रयास भी करते हैं। सर्वप्रथम अपने सैन्य बल और अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, अर्थात जितनी क्षमता होती है अपने हिसाब से वो रक्षा और सुरक्षा की तैयारी करते हैं। फिर सोचते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है, अर्थात जहाँ उनको कमी लगती है वो देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं पे कमजोर हो रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि हमारा जो प्रयास है अपनी सुरक्षा के लिए वो भी कम है। फिर ये करते क्या है, कुछ राष्ट्रों को मिलाकर क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाकर सुरक्षा की खोज करते हैं। यानी पहले छोटे संगठन द्वारा, फिर अंतरराष्ट्रीय का मतलब संपूर्ण विश्व का संगठन, विश्व को संगठित करके सामूहिक सुरक्षा बनाकर सुरक्षा की खोज प्रारंभ कर देते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जहां पर बनाया जाता है, यही अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाकर सुरक्षा की खोज करने की प्रक्रिया वही कहलाती है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, इसका जो मूल मंत्र है वो है सब एक के लिए और एक सब के लिए। मित्रों, ये मंत्र आप जरूर याद रखिएगा, ये कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। और वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान समय का जो संयुक्त राष्ट्र संघ वही है अंतरराष्ट्रीय संगठन, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें निम्न प्रावधान होते हैं। अर्थात सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा होती है या सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, वही जो है उसके अंतर्गत लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसमें प्रावधान क्या क्या है। देखिए, पहली बात तो किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाए। अर्थात जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें अगर किसी एक राष्ट्र पर कोई भी राष्ट्र हमला करता है, किसी अनजान है जो कि अज्ञात है, कोई भी हमला करता है, तो यूं मान लिया जाए कि सभी राष्ट्रों पर हमला हुआ है और सभी राष्ट्र जो है मिलकर उसका प्रतिकार करें। अर्थात आगे देख सकते हैं, किसी राष्ट्र की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। मित्रों, देखा जाए तो वर्तमान समय में इतने सारे जो है विनाशक हथियार मौजूद हो चुके हैं कि अगर कहीं ना कहीं छोटी सी अगर लड़ाई होती है, वो विश्व युद्ध में कहीं तब्दील ना हो जाए, इसके लिए महाशक्तियों से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ तक कि प्रभावशाली शक्तियां हमेशा से ही प्रयास करती हैं वो युद्ध शीघ्र से शीघ्र खत्म हो जाए। अर्थात विश्व युद्ध के रूप में प्रारंभ हो, एक दूसरे के विरुद्ध परमाणु बम चलने लगे, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, ये सब चलने लगे। इससे अच्छा है कि पहले ही युद्ध को समाप्त किया जाए। अर्थात तीसरे विश्व युद्ध कि प्रारंभ होने के पहले ही ये छोटा सा युद्ध समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर हम आग को, जो कि एक तीली और एक माचिस और एक दिया फलाई से ही लगाई जाती है, वही आग अगर हम शुरुआत में ना बुझाएं तो वही आग जब विस्फोटक और भयानक रूप धारण कर लेती है तो बड़े बड़े गांवों, नगरों, जंगलों तक को खंडहर बना देती है। तो इसी प्रकार एक राष्ट्र की सुरक्षा जो है केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो राष्ट्र जो है विश्व की संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बना हुआ है, क्योंकि छोटी सी लड़ाई भी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। धरती पे इतने हथियार मौजूद हैं कि आप लोगों को बताना ही नहीं है कि संपूर्ण विश्व को कितने बार नष्ट कर सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो संकटग्रस्त राष्ट्र की ओर से सब राष्ट्र आक्रांता के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करेंगे। मित्रों, ये जो सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा का, अगर कोई भी किसी राष्ट्र पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है तो सभी मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, अब शायद इसको इसलिए कहा गया है कि भाई सबको मिलकर तो आक्रांता मुकाबला कर नहीं पाएगा। इसी डर से अगर उसके मन में ये भावना उठ भी रही हो कि किसी पे आक्रमण करना है,
तो आक्रमण करने की हिम्मत भी वो नहीं कर पाएगा। आक्रमणकारी के अतिरिक्त अन्य सभी राष्ट्रों के बीच में सहयोग सामूहिक सुरक्षा का मूल तत्व है, सार तत्व है। शायद इस डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार ही छोड़ दे। भाई हम कह रहे हैं, अगर हमें ये लगे कि अगर हम किसी को मारते हैं तो संपूर्ण सब मिलकर हमको मारेंगे, तो हम मारने के जोहमत नहीं उठाएंगे, इतना खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि हम अकेले तो किसी को मार सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों की संख्या में लोग हमको मारने लगेंगे तो उनका मुकाबला करने की क्षमता हम में नहीं है। तो यही जब डर अपने अंदर समाया रहेगा तो हम मारेंगे किसी को क्यों। ठीक है, चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आक्रमण से बचाव के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य तत्वों की सुरक्षा के बारे में भी प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अन्य संगठन भी हैं जो राष्ट्रों को अन्य विकासात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आदि। यहाँ पर जो सामूहिक सुरक्षा और रक्षा का दायित्व है सामूहिक सुरक्षा का, तो यहाँ पर है कि कोई किसी राष्ट्र पे आक्रमण ना करे। अगर किसी से कोई अगर दिक्कत है, कोई विवाद है, तो विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा भी हो सकता है। जो भी कार्रवाई हो वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। कानूनी अंतर्राष्ट्रीय जगत में कानूनी तरीके को, कानून को लागू करने की जो ये क्षमता है, शक्ति है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। अगर किसी को किसी से विवाद होता है तो खुद उसके ऊपर आक्रमण ना करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से उस विवाद को सुलझाया जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो जरूरतमंद राष्ट्र हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये सब हैं जो कि उनके विकास कार्य के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। कहीं पर आर्थिक सहायता के रूप में, कहीं कर्ज के रूप में, कहीं अनुदान के रूप में, कुछ न कुछ यहाँ पर व्यवस्था मिल जाती है। ठीक है, चलिए सामूहिक सुरक्षा की परिभाषाएं आप देख सकते हैं। पहला नंबर, मॉर्गेनथाउ ने क्या कहा है, सामूहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा समस्या किसी अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं होती, वरन उन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत बंधे होते हैं। पामर तथा पार्किंस ने क्या कहा है, सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना है। फ्लाइचर ने क्या कहा है, सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें सभी राष्ट्र ये वादा करते हैं कि किसी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध तथा आक्रमण में लिप्त होने की सूरत में वे उसके शिकार की सहायता करेंगे। WN होगन ने क्या कहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा क्रियान्वित करने के लिए सहयोगी कार्य है। उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा शांति तथा शक्ति व्यवस्था का आधुनिक साधन है जिसमें सभी राष्ट्रों के समूह द्वारा किसी राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है और सभी राष्ट्र एक साझे उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध को रोकने, शांति स्थापित करने के जो जितने भी तरीके हैं, सामूहिक सुरक्षा भी उनमें से एक तरीका है जो इस सिद्धांत पर बल देता है जिसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। जो इस सिद्धांत पर बल देता है कि अगर एक राष्ट्र पर आक्रमण किया जाए तो सभी राष्ट्रों पर हमला माना जाए। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं जो भी सामूहिक सुरक्षा से बंधे हुए हैं, तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देश सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से बंधे हुए हैं। तो उनके अंदर ये धारणा कार्य करती है, अगर एक राष्ट्र पर कोई दूसरा आक्रमण करता है तो बाकी सभी राष्ट्र मिलकर जिसने आक्रमण किया है उसके विरुद्ध आक्रमण उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है संपूर्ण राष्ट्रों के एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी बंधी होती है। सब जो है साझे की सुरक्षा में बंधे होते हैं, अर्थात ये कन्फर्म भले ना हो कि हमारा दुश्मन कौन है, दुश्मन को भी अगर कोई अगर आक्रमण करने के बारे में सोच भी रहा है तो उसके दिमाग में जैसे ही ये बात आती है कि अभी हम किसी पर अगर आक्रमण करते हैं तो सभी मिलकर हम पर आक्रमण करेंगे, ये डर जो है आक्रमणकारी के मन में या आक्रांता के मन में भय पैदा करता है। तो एक प्रकार से भयादोहन का भी कार्य करता है सामूहिक सुरक्षा आक्रांता के मन में। अभी किसी कोई कंफर्म नहीं होता कि आक्रमण कौन करेगा, क्योंकि जहां विवाद होगा वहीं पर लड़ाई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 51 के तहत सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही में 6 बातें आवश्यक है, यानी संयुक्त सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा वहीं पर
लागू होगा जहां पर ये 6 बातें जो है हुई हों। अब देखिए कौन कौन सी 6 बातें हैं, ये सामने है। पहला नंबर, सशस्त्र आक्रमण हुआ हो, अर्थात किसी राष्ट्र पर हथियार बंद आक्रमण हो चुका हो। और उसके बाद दूसरा कार्य जो है, आक्रमण की रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को देना आवश्यक है, अर्थात जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है वो अपना जो है आक्रमण की सूचना सिक्योरिटी काउंसिल को जरूर दे दे, क्योंकि सुरक्षा परिषद को ही अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन कहा जाता है। तो उसी तरह सुरक्षा परिषद ही जो है अंतरराष्ट्रीय पुलिसिया कार्रवाई करेगी। ठीक है, जैसे यूं माना जाता है, जैसे भारतीय कानून को ही ले लिया जाए तो जैसे अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो ये होता है कि आप थाने आकर आप पहले रिपोर्ट लिखाइए, खुद आप कुछ मत कीजिए, नहीं तो अगर आप विरोध करेंगे तो अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है सामूहिक सुरक्षा के अंतर है, यानी पुलिस वाले जाकर आपके ऊपर जो भी परेशानी है उसके ऊपर चाहे सैनिक कार्रवाई करें, चाहे मारे, चाहे पीटे, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें। लेकिन आप जो है अगर कोई कार्य स्वयं करते हैं, किसी को मारते हैं, तो वो भी आपका अपराध माना जाएगा। तो इसी तरह ये भी है। तो अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। अगर आप पे आक्रमण हुआ है तो सबसे पहले जाकर आप सुरक्षा परिषद में आप रिपोर्ट लिखाइए। तीसरा कार्य, सामूहिक रक्षा परिषद तभी तक संभव है जब तक सुरक्षा परिषद कोई कार्यवाही नहीं करती है, अर्थात अगर आपके पास कोई रक्षा व्यवस्था है तो आप तब तक आप जो है अपनी रक्षा करेंगे जब तक सामूहिक सुरक्षा आपके बारे में कोई निर्णय नहीं ले लेती है, आप तब तक आप प्रतिकार करेंगे। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा से अंतरराष्ट्रीय असुरक्षा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अर्थात सामूहिक सुरक्षा में वही तभी कार्रवाई होगी कि जब उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उत्पादन नहीं, अर्थात इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका ने अगर किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर उसके ऊपर आक्रमण, किसी के ऊपर आक्रमण किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्र जो है छोटे राष्ट्र होंगे या कोई भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, सोवियत संघ महाशक्ति है, तो आप समझ सकते हैं अगर इन्होंने किसी पे आक्रमण किया है तो उसको तो भगवान ही बचाएं, बाकी जो है इनको बचाने की क्षमता शायद संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं है। उनको समझा बुझा कर केवल शांत किया जा सकता है, बाकी कहिए कि उनके ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई हो जाए तो असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए अगर सामूहिक सुरक्षा उसी दफा में जो है कोई भी सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई होगी जहां पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उत्पन्न, अर्थात जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि अगर अमेरिका जैसा राष्ट्र, सोवियत संघ जैसे राष्ट्र किसी पर आक्रमण करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा परिषद और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन महाशक्तियों को भी सजा देने की क्षमता रखे। मान लीजिए अगर इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पास होती भी है तो पहली बात तो वीटो लग जाएगा, वो पास ही नहीं होगा, सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही ही नहीं पास होगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई दूसरा कार्यवाही करने के लिए जबरन जाता भी है, चाइना हो गया, सोवियत संघ हो गया, तो वहां पर कहीं परमाणु युद्ध होने के खतरे ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए वहां पर हमारी ये सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था और हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ वहां पर फेल हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसी कार्रवाई में भी सामूहिक सुरक्षा कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी जहां पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि अगर उनके बीच में लड़ाई होगी तो परमाणु बम वाले राष्ट्र हैं भैया, उनसे तो लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि वहां जब परमाणु बम चलेंगे तो सुरक्षा पैदा होगी। इससे अच्छा क्या है कि जिसके ऊपर अमेरिका ने आक्रमण किया है उसको खत्म हो जाने दो, कम से कम पूरा विश्व तो बचा रहेगा। वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर 100 को बचाने के लिए एक को बलिदान देना पड़े तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति नियम में यह घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के बीच ही सामूहिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी बाहर का कोई भी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ना हो वो सामूहिक सुरक्षा के अधिकार से वंचित है। और इस व्यवस्था का सुरक्षा परिषद द्वारा पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, किया जाना चाहिए। ये तो सुरक्षा परिषद कार्य अपना करेगी। आगे देखते हैं, अगला है सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक प्रतिरक्षा के बीच संबंध।
सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत एक विश्व व्यापक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें विश्व के सभी राष्ट्र बिना किसी भेदभाव व्यवस्था के कहीं भी और तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण का मुकाबला करने के लिए वायदा करते हैं, जिसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यह संगठन आक्रमण के अतिरिक्त अन्य सभी खतरों पर भी सामूहिक कार्यवाही कर रहा है, जैसे पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संबंधी खतरे आदि से सुरक्षा के साथ साथ जन कल्याण के सभी कार्य इसमें शामिल हैं। मित्रों, ये सामूहिक सुरक्षा हो गया, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही ही जिम्मेदार होती है। सामूहिक प्रतिरक्षा आप लोग जानते ही हैं। जो सामूहिक प्रतिरक्षा एक प्रकार से गुटबंदी द्वारा रक्षा, ठीक है। चलिए अभी इसका हम अंतर भी स्पष्ट कर देते हैं नीचे। सामूहिक प्रतिरक्षा का अर्थ है सामूहिक प्रतिरक्षा व्यवस्था या सैन्य संगठन के किसी भी सदस्य या शत्रु द्वारा किए गए आक्रमण का सभी राष्ट्र मिलकर सामना करते हैं। यह संगठन ज्ञात शत्रु के विरुद्ध बनाया जाता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था केवल उस व्यवस्था से जुड़े सदस्य राष्ट्रों तक ही सीमित होती है। अन्य क्षेत्र के किसी भी आक्रमण से उनका कोई मतलब तब तक नहीं होता जब तक उनके हितों को कोई नुकसान नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको हम समझाएंगे सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरक्षा के बीच में क्या अंतर है और दोनों का अलग अलग अर्थ क्या है। देखिए, अगर कोई ऐसी व्यवस्था अपनाया जाए कि जिसमें शत्रु का पता ना हो और बड़ा सा संगठन हो, ये बनाया जाए कि इस संगठन के अंतर्गत अगर कोई राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण करता है तो सभी राष्ट्र मिलकर आक्रमण करने वाले को सजा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दुश्मन का पता नहीं है, कौन किस पे आक्रमण करेगा, वो तो आक्रमण के समय ही दुश्मन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सामूहिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत एक प्रकार से गुटबंदी की नीतियां मानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी से हमको खतरा है तो हम अपना एक सैनिक गुट बना लें। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो गुट बना, वार्सा गुट बना, तो इसमें पहले से ही पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है। जैसे नाटो गुट अमेरिका का है तो उसको मालूम है कि हमारा जो दुश्मन है वो सोवियत संघ और उसका पूरा गुट है। इसी प्रकार सोवियत संघ का जो गुट वार्सा पैक्ट बना था उसको भी मालूम था कि हमारा दुश्मन कौन है, अमेरिकी गुट, नाटो गुट, ठीक है। तो यहाँ जो प्रतिरक्षा का मतलब होता है वो एक दूसरे को ध्यान में रखकर जो सैनिक संगठन बनाए जाते हैं वो होता है सामूहिक प्रतिरक्षा, क्योंकि अपने ही रक्षा के लिए बनाया जाता है, अपने सदस्य राष्ट्रों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। और सामूहिक सुरक्षा में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, केवल एक संगठन। अब सामूहिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत दो विरोधी संगठन होते हैं, विरोधी गुट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। चलिए यहाँ का जो प्रमुख अंतर है उसको भी देख लेते हैं हम। सामूहिक प्रतिरक्षा का क्षेत्र सामूहिक सुरक्षा की तुलना में सीमित होता है। भाई, सामूहिक प्रतिरक्षा में केवल उतने ही राष्ट्र होते हैं जितने राष्ट्र उस संगठन के सदस्य होते हैं। अब सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत संपूर्ण विश्व लगभग शामिल होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होता है। अगला है सामूहिक प्रतिरक्षा में सुरक्षा के लिए खतरे का पता होता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में पूर्व कोई ज्ञान नहीं होता। सामूहिक प्रतिरक्षा में शत्रु के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। सामूहिक प्रतिरक्षा में पूर्व नियोजन संभव है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में नहीं। सामूहिक प्रतिरक्षा यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जबकि सामूहिक प्रतिरक्षा यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जबकि सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। सामूहिक प्रतिरक्षा का उदाहरण है नाटो, वार्सा पैक्ट, जो क्रमशः अमेरिका और सोवियत संघ की एक दूसरे विरोधी संगठनियां हैं, एक दूसरे को ध्यान में रखकर ही निर्मित की गई हैं। जबकि सामूहिक सुरक्षा का जो उदाहरण है वो केवल संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सामूहिक सुरक्षा क्या है, सामूहिक प्रतिरक्षा क्या है। रक्षा या प्रतिरक्षा एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।